हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी भाइयों और बहनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और माता रानी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि माता रानी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बरसे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो हुई थी तारों का जन्म को लेकर। ठीक है ना, तारों का जन्म कैसे क्या हुआ था, मैंने बकायदा चित्र में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया हुआ था। आज की दोस्तों जो क्लास होगी, तारों का रंग, तापमान, उम्र, ठीक, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास उसी के आगे दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तारों का जन्म, तापमान एवं उम्र। ठीक है ना दोस्तों, यानी तारों का रंग, तापमान एवं उम्र। तो तारों का रंग, तापमान, उम्र कैसे क्या ज्ञात किया जाता है, इन्हीं बिंदुओं पर दोस्तों हम लोग क्या चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए, पहला पॉइंट तारों का यहाँ पर लिख देते। तारों के रंग को, तारों के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है। उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है। उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। पहला पॉइंट आपका ये है क्या, कि तारों के रंग से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि तारों का तापमान कितना है, कैसा क्या है। इस स्थिति को हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि तारों के रंग से उसके तापमान को हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला दोस्तों पॉइंट की बात करें तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात कर सकते हैं। किनकी? तारों की उम्र, यानी उनकी उम्र। ठीक है ना दोस्तों, उनकी उम्र ज्ञात कर सकते हैं। कैसे दोस्तों ज्ञात होगी, क्या वर्डिंग लिखी हुई है? तारों के रंग से हम उसके तापमान को ज्ञात कर सकते हैं, और तारों के द्वारा जो ऊष्मा दोस्तों निकलती है, उस ऊष्मा के आधार पर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि तारों की उम्र क्या है, कितनी है, या किस अवस्था में है ये तारा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्या है उम्र, कैसे, जैसे मैं बात करें, जैसे नीला व सफेद अगर तारा है, ये नीला व सफेद ऊष्मा के आधार पर, तो दोस्तों तारे की जो अवस्था होगी ये आपकी कौन सी होगी? युवा अवस्था। ठीक है ना, ऊष्मा के आधार पर। तो तारों की दोस्तों कौन सी होगी? युवा अवस्था। अगर नारंगी है दोस्तों, तो तारों की दोस्तों जो अवस्था होगी वो आपकी कौन सी होगी? प्रौढ़ावस्था या प्रौढ़ अवस्था। ठीक है ना। अगर दोस्तों लाल है, लाल रंग का या लाल दानों जिसे कल बोला जाता है, ठीक, तो वो दोस्तों तारों की कौन सी होगी? वृद्ध अवस्था। ठीक है ना। कल मैंने आपको बताया था दोस्तों, लाल तारा या रक्त दानों, यानी कि तारा जब अपनी अंतिम अवस्था में होता है तो उसी को दोस्तों क्या बोला जाता है? लाल तारा या रक्त दानों। तो आप देख लीजिए, नीला और सफेद, तो उसकी दोस्तों क्या अवस्था होगी? युवा अवस्था। और नारंगी रंग का होगा तो दोस्तों क्या होगी? प्रौढ़ अवस्था। और लाल तारा होगी तो दोस्तों उसकी क्या होगी? वृद्धावस्था। ठीक है ना दोस्तों। तो ये है आपकी। तो यहाँ पर दोस्तों पीसीएस के जो प्री एग्जाम होता है, वहां पर एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे से पूछा जाता है, निम्नलिखित में से तारों का रंग निर्भर करता है। पीसीएस के प्री के एग्जाम में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से तारों का रंग निर्भर करता है, तो आप लोग टिक कर देना। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि तापमान से क्या ज्ञात किया जाता है। दोस्तों ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर दोस्तों आप लोगों को यकीन नहीं हो तो आप लोग
ज्योग्राफी का घटना चक्र ले लेना, जो चैप्टर वाइज चैप्टर आता है, और वहीं पर ये दोस्तों क्वेश्चन देख लेना, बहुत बार पूछा गया है। यानी कि तारों के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से तारों का रंग निर्भर करता है घनत्व, दाब, तापमान, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे आपको ऑप्शन दिए होंगे दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिए किससे ज्ञात किया जाता है, तापमान से। ठीक, इसके बाद दोस्तों तारों के द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी हम उम्र ज्ञात कर सकते हैं। नीला व सफेद क्या होती है दोस्तों, युवावस्था। नारंगी की बात करें तो प्रौढ़ावस्था, और लाल की दोस्तों बात करें तो क्या होती है ना, वृद्धावस्था। यानी कि तारा अपनी किस अवस्था में होता है, अंतिम अवस्था में। ठीक दोस्तों, क्लियर है इतनी चीजें। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कुछ अन्य चीजों को लेकर। तो पहली जिसमें से हेडिंग दोस्तों पड़ी हुई है नक्षत्र मंडल या तारा मंडल। तो आपको दोस्तों पता होगा एनसीईआरटी की बुक में क्या परिभाषा दी है कि निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल या तारा मंडल। और तारा मंडलों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है, 27, जिसमें से सबसे बड़ा जो तारा मंडल है वो दोस्तों कौन सा है, हाइड्रा है, हाइड्रा है। तो यही दोस्तों आपको परिभाषा लिखनी, नक्षत्र मंडल या तारा मंडल किसे कहते हैं, तो निश्चित आकृति में व्यवस्थित। तो यहाँ पर मैं दोस्तों लिख दे रहा हूँ निश्चित आकृति में व्यवस्थित, निश्चित आकृति में व्यवस्थित, निश्चित आकृति में व्यवस्थित। ठीक है ना दोस्तों, निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को, तारों के समूह को निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को तारा मंडल कहते हैं, तारा मंडल कहते हैं। समूह को तारा मंडल कहते हैं, तारा मंडल कहते हैं। इनकी संख्या 27 है, इनकी संख्या 27 है, इनकी संख्या 27 है। सॉरी दोस्तों, इनकी संख्या 27 नहीं, इनकी संख्या 88 है, इनकी संख्या 88 है। सबसे बड़ा तारा मंडल हाइड्रा है, सबसे बड़ा तारा मंडल हाइड्रा है। ठीक है ना दोस्तों, सबसे बड़ा तारा मंडल क्या है, हाइड्रा है। ठीक है ना। तो आकाश में दोस्तों क्या, निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारे के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल या तारा मंडल। इनकी संख्या दोस्तों कितनी है, 88, जिनमें से सबसे बड़ा जो तारा मंडल है दोस्तों वो कौन सा है, हाइड्रा। यानी एक निश्चित आकृति, जैसे आपकी ये ऐसे भी हो सकती है, ये इस तरीके से तारे की ये एक निश्चित आकृति, ये ठीक है ना, कुछ एक निश्चित आकृति मान लेते हैं, इस आकृति में फैले हुए हैं। तो वही दोस्तों लिखी कि निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारे के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, तारा मंडल या नक्षत्र मंडल। इनकी संख्या 88 है, जिसमें से सबसे बड़ा तारा मंडल दोस्तों कौन सा है, हाइड्रा है, हाइड्रा है। तो दोस्तों ये परिभाषाएं आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में दोस्तों ये परिभाषाएं अच्छे से दी हुई हैं, जो आपके एग्जाम में कभी कभार क्या पूछ ली जाती है। तो ये दोस्तों इसी को बोला जाता है तारा मंडल या नक्षत्र। ठीक, इसके बाद दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्रुव तारा। ठीक है ना दोस्तों, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा बहुत है दोस्तों, ये एग्जाम में आता है, या पोल स्टार। ठीक है दोस्तों, ध्रुव तारा क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, ध्रुव तारा हमेशा दोस्तों किस दिशा में दिखाई देता है, हमेशा उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। ठीक, रात्र में ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। अगर आपसे दोस्तों कह दिया जाए कि ध्रुव तारा रात्रि में हमें केवल नजर आ रहा है, तो हम ध्रुव तारा के किस तरफ जाएं कि दक्षिणी दिशा में पहुंच जाएं, या ध्रुव तारा के हम किस दिशा में जाएं कि पूर्वी दिशा में पहुंच जाएं। ठीक, तो ध्रुव तारा दोस्तों हमेशा उत्तरी दिशा में दिखाई देता है, और इसी तारे के सहायता से
हम लोग पृथ्वी पर इधर उधर क्या जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि एक एग्जैक्ट हमें स्थिति पता है कि ये हमेशा किस दिशा में दिखेगा, उत्तर दिशा में। अगर हम लोग वहां पर हैं तो उसी तारे के सारे हम लोग इधर उधर जा सकते हैं। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ध्रुव तारा है ये उत्तर दिशा में दिखाई देता है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। ठीक, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा हमेशा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, उत्तर दिशा में दिखाई देता है, दिखाई देता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, दिखाई देता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थिर है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर, ध्रुव के ऊपर स्थिर है, स्थिर है। ठीक दोस्तों, तो ध्यान रखना, यहां से दोस्तों एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बना दिया जा सकता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से ध्रुव तारा हमेशा दिखाई देता है। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तरी दिशा में हमेशा दिखाई देता है। ठीक है ना, यह ग्रेट बियर तारों का हिस्सा है, यह ग्रेट बियर, यह ग्रेट बियर, ग्रेट बियर तारों का हिस्सा है, तारों का हिस्सा है। तो ग्रेट बियर दोस्तों तारों का जो समूह होता है, उन्हीं में से एक तारे का समूह का कौन सा हिस्सा है, ये आपका ध्रुव तारा। तो दोस्तों स्थिति क्या थी, जैसे ये आपका पृथ्वी हो गई ना, ये विषुवत रेखा, ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव के हमेशा किस दिशा में, उत्तरी दिशा में ये आपका जो तारा होता क्या, स्थिर होता है। और यहीं पर दोस्तों इस पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर ये तारा हमेशा क्या दिखाई देता है, यानी कि उत्तर दिशा में। इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, ध्रुव तारा। और ये ग्रेट बियर तारा का क्या है दोस्तों, हिस्सा है, हिस्सा है। ठीक, तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, पृथ्वी के ऊपर उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थिर है। यह ग्रेट बियर तारों का क्या है दोस्तों, हिस्सा है। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात करें अगली परिभाषा की दोस्तों बात की जाए तो अगला आपका है सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल, तारामंडल। यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सप्तऋषि तारामंडल। ठीक, तो ये दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में या उत्तरी दिशा में। तो ये मैं रब कर देता हूं। तो आप बात करते हैं दोस्तों सप्तऋषि तारामंडल क्या है। सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में, सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल, तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कॉमा आकाश में रात्रि में दिखने वाला, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में, आकाश में रात्रि में दिखने वाला तारामंडल है, तारामंडल है। ठीक है ना दोस्तों, यानी सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आकाश में और रात्रि में दिखने वाला ये क्या है, एक तारामंडल है सप्तऋषि। सप्त दोस्तों क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये 7 तारों का समूह है, इस कारण से इसका नाम क्या है, सप्तऋषि तारामंडल। और ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आकाश में रात में दिखाई देता है। सप्तऋषि की तारा से ध्रुव तारा तक पहुंचा जा सकता है। सप्तऋषि
सप्तऋषि की सहायता से, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा तक पहुंचा जा सकता है। ध्रुव तारा तक पहुंचा जा सकता है, पहुंचा जा सकता है। अब दोस्तों कैसे, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा कैसे पहुंचा जा सकता है। बहुत ही अच्छी वर्डिंग लिखी हुई है कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जरा देखना ध्यान से दोस्तों कैसे पहुंचना है। सप्तऋषि तारा मंडल यानी कि 7 तारों का समूह कैसे होगा, जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। जैसे एक तारा मैंने ये बना दिया, 1 2 3 4, इसके बाद यहाँ पर 4 के बाद दोस्तों मैंने ये बना दिया 5, इसके बाद 6 और इसके बाद 7। ठीक है ना दोस्तों, ये मैंने देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 तारे मैंने बना दिए, जिसमें से दोस्तों 6 और 7 आखिरी के दो तारे हैं। इन्हीं की सीध में दोस्तों जब आप देखोगे तो इन्हीं के सीध में दोस्तों जो आपका तारा होगा उसी को क्या बोला जाता है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा। सप्तऋषि तारा मंडल में जो आखिरी के 2 हैं दोस्तों, कौन से, 6 और 7, इन दोनों के सीध में जब आप ऐसे देखोगे तो उन्हीं के सीध में दोस्तों आपको क्या नजर आएगा, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो आपका कहां पर था, हमेशा उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। तो इस सप्तऋषि के आखिरी के 2 तारों से हम लोग किस तारे तक पहुंच सकते हैं, ध्रुव तारा की ओर। यही वर्डिंग लिखी है, सप्तऋषि की सहायता से हम लोग सहायता से ध्रुव तारा तक पहुंचा जा सकता है। तो ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, जिसमें से आखिरी के दोस्तों जो 2 तारे हैं इन्हीं की सीध में आपका कौन सा तारा होता है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा। ठीक है दोस्तों, ये आपका है। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों, तारामंडल यानी निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। इनकी संख्या 88 है, जिसमें से सबसे बड़ा जो दोस्तों जो तारामंडल है वो क्या है दोस्तों, हाइड्रा है। हाइड्रा। इसके बाद ध्रुव तारा की दोस्तों बात की जाए तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थिर है। यह ग्रेट बियर तारों का हिस्सा है। सप्तऋषि तारा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आकाश में रात्र में दिखाई देने वाला एक तारामंडल है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे तक पहुंचा जा सकता है। और कैसे पहुंचा जा सकता है, मैंने दोस्तों ये 7 तारे बनाए हुए हैं, जिनमें से आखिरी के 2 दोस्तों आप देख रहे हैं। इन्हीं की सहायता से हम लोग क्या, आखिरी के 6 और 7 तारों की सीध में देखिए तो ये ध्रुव तारा आपको नजर आएगा। इन्हीं की सहायता से हम लोग कहां पर पहुंच सकते हैं, ध्रुव तारा की ओर। ध्रुव तारा की ओर। ठीक है दोस्तों, ध्रुव तारा की ओर। तो चलिए दोस्तों, सारी बातें ये आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं आकाश गंगा किसे कहते हैं। ठीक, तो हेडिंग दोस्तों पड़ी हुई है आकाश गंगा, या इसी का दोस्तों क्या दूसरा नाम क्या है, गैलेक्सी। ठीक है ना, गैलेक्सी या आकाश गंगा। ठीक, तो दोस्तों आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे गैस धूल कण के समूह को आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे गैस धूल कण के समूह को आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं। इसकी आकृति दोस्तों कैसी है, सर्पिलाकार है। और दोस्तों आपने देखा होगा आपकी जो आकाश गंगा है कुछ इस तरीके से ऐसे चित्र में जब आप देखोगे तो ऐसे गोल इस टाइप में दोस्तों बनी होगी। तो मैं उस तरीके से बना नहीं पाया, तो मैंने दोस्तों ऐसे चित्र बना दिया है। मतलब जैसे आप जब आप नेट या उसे कुछ सर्च मारोगे तो किस तरीके से ऐसे कुछ आपको आकाश गंगा ऐसे नजर आएगी, आपको आकाश गंगा। ठीक है ना, तो मैंने ये बना दिया हुआ है। और इसी अपने आकाश गंगा की आकृति दोस्तों कैसी है, सर्पिलाकार है। ठीक, तो दोस्तों अगर प्री में क्वेश्चन बना दिया जाए, ध्यान से सुनना, अगर प्री में क्वेश्चन बना दिया जाए कि निम्नलिखित में से गैलेक्सी या आकाश गंगा किसे कहते हैं, तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे धूल गैस कण। ठीक है ना, धूल गैस और कण के समूह को आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं। इसकी आकृति सर्पिलाकार होती है। सबसे विशाल आकाश गंगा एबेल 229 है और पृथ्वी के सबसे नजदीक दोस्तों, पृथ्वी के सबसे
पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक आकाशगंगा दोस्तों कौन सी है? धनुबौनी है, धनुबौनी है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नजदीक की आकाशगंगा दोस्तों कौन सी है? धनुबौनी है, धनुबौनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों ने दोस्तों देख ली आकाशगंगा किसे कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं मंदाकिनी। ठीक, तो अगली दोस्तों आपकी हेडिंग रहेगी मंदाकिनी क्या है या मंदाकिनी किसे कहते हैं। कोई भी दोस्तों पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, मेरा मतलब ये है जो भी पढ़िए आप लोग अच्छे से पढ़िए। मंदाकिनी, मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई देता है। मंदाकिनी दोस्तों तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई देता है और तारों के निर्माण की प्रक्रिया इसी मंदाकिनी से ही क्या शुरू होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है। मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है, ऐसा समूह है, समूह है जो धुंधला सा दिखाई देता है, जो धुंधला सा दिखाई देता है, जो धुंधला सा दिखाई देता है। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर देता है नहीं, गलत हो जाए, दिखाई पड़ता है, यानी दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है तथा जो तारे निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। दिखाई पड़ता है जो तारे निर्माण, जो तारे निर्माण प्रक्रिया का, जो तारे निर्माण प्रक्रिया का गैस पुंज है, गैस पुंज है, गैस पुंज है। ये दोस्तों है, यानी कि मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो हमें कैसा धुंधला सा दिखाई देता है। ठीक, पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, ये हमें दोस्तों कैसा दिखाई देता है? धुंधला सा। और एक खास बात क्या है? जो तारे निर्माण की प्रक्रिया का क्या दोस्तों है? गैस पुंज है, गैस पुंज है। ठीक है ना। आकाशगंगा की सबसे नजदीक की मंदाकिनी को देवयानी कहते हैं। आकाशगंगा की सबसे नजदीक की मंदाकिनी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? देवयानी, देवयानी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो एक बार दोस्तों फिर देख लेते हैं आकाशगंगा किसे कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे गैस धूल कण के समूह को आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। इसकी आकृति दोस्तों कैसी है? सर्पिलाकार है, ये मैंने बना दी हुई है। सबसे विशाल आकाशगंगा एबेल 229 है और पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक की आकाशगंगा धनुबौनी है। मंदाकिनी दोस्तों, मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है और जो तारे निर्माण की प्रक्रिया का दोस्तों क्या? गैस पुंज है, यानी गैस पुंज। वही दोस्तों धूल कण, हाइड्रोजन और हीलियम के बादल, वही गैस पुंज की बात हो रही दोस्तों। ठीक, जिसे कल मैंने दोस्तों बताया था निहारिका या नेबुला कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं निहारिका या नेबुला किसे कहते हैं। तो कल दोस्तों जब मैंने तारों का जन्म आपको समझाया हुआ था तो मैंने बताया हुआ था कि ब्रह्मांड में, ठीक है ना, धूल कण और गैस के बादल होते हैं। ठीक, और ये बादल पहले विरल गैस के बादल होते हैं और बाद में दोस्तों ये बादल एकदम विरल के साथ क्या सघन गैस है, बिल्कुल पास पास आ जाती है, जिस कारण से गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है। और इन्हीं गैस धूल कण के बादलों को ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते थे? निहारिका या नेबुला या आदि तारा या प्रोटोस्टार। ठीक है ना, मैंने समझाया था कल दोस्तों। तो आज वही है दोस्तों कि निहारिका या नेबुला ऐसे बादलों को कहते हैं जिसमें धूल हाइड्रोजन गैस व हीलियम गैसें क्या उपस्थित हो। जैसे दोस्तों ये बादल है तो इसमें धूल कण हाइड्रोजन और हीलियम आदि गैसों को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? निहारिका या नेबुला। और जहाँ से तारे के निर्माण की प्रक्रिया क्या शुरू होती थी। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों है तारे से संबंधित जन्म, ठीक, तारे की आयु ज्ञात करना और तारे से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी दोस्तों,
तारामंडल, ध्रुव तारा, सप्तऋषि तारा, आकाशगंगा, मंदाकिनी, निहारिका, नेबुला, मैंने सब दोस्तों बता दिया हुआ बहुत अच्छे से। और कल की दोस्तों जो मैं क्लास शुरू करूँगा वो दोस्तों होगी खगोलीय पिंड, धूमकेतु, पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह, इन सभी बिंदुओं पर मैं दोस्तों चर्चा करूँगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं। निहारिका या नेबुला ऐसे बादलों को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस व हीलियम गैसें उपस्थित होती हैं। इन्हीं बादलों को दोस्तों हम लोग क्या निहारिका या नेबुला कहते हैं। जैसे ये आपके बादल हो गए जिसमें धूल, हाइड्रोजन और हीलियम की क्या गैसें उपस्थित हो। अगर सीधे सीधे दोस्तों परिभाषा निकाली जाए तो धूल, कण और गैसों, ठीक है ना, के बादल को हम लोग निहारिका या नेबुला कहते हैं जिसमें से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें उपस्थित होती हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि मैंने एक एक बिंदु अभी तक सब कुछ पढ़ाया हुआ है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है दोस्तों तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा हो। और दोस्तों आप लोगों ने जो भी सपना देखा हो या जो भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हो या जो भी सपना देख रहे हो, यही वो दोस्तों चैनल है जो आपके सपने को पूरा करेगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।